शादी के बाद मेरा पति हर रात ऐसा परफ्यूम लगाकर कमरे में आता जिसे सूंघते ही मुझे नींद आ जाती। और जब मैं सुबह उठती तो मेरे पैरों में सूजन होती और पति मुझे बुरा भला कहता कि तुम रात को जानबूझकर मेरे आते ही सो जाती हो। कुछ दिन तो मुझे शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर मुझे पति पर शक होने लगा और एक रात मैं नाक में रुई लगाकर सोने का नाटक करने लगी। और थोड़ी ही देर बाद यह देखकर मेरी रूह कांप गई जब मेरा पति। मेरा नाम किरण है। मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, इसलिए मैं सबकी लाडली थी। मेरे माँ बाप के अलावा मेरे चारों भाइयों भी मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। मेरे चारों भाई मेरे कहने से पहले ही मेरी हर ख्वाहिश को पूरी कर दिया करते थे। मेरी ख्वाहिश तो बाद में मेरे मुंह से निकलती, लेकिन उससे पहले ही वह मेरे मन की बात को समझ जाते थे। मेरी ख्वाहिश को पूरा किए बगैर उन्हें चैन नहीं मिलता था। मेरे चारों भाई मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन अब मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो चुके थे। 6 महीने पहले ही मेरे बड़े भैया की शादी हुई थी। उनकी शादी से पहले मेरी मम्मी हमेशा सोचती रहती थी कि पता नहीं कैसी बहू आएगी, हमारे परिवार को लेकर चलने वाली होगी कि नहीं। लेकिन मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी। वह मुझसे बहुत प्यार किया करती थी और हमारा बहुत ही ख्याल रखा करती थी। वह पूरे घर को बहुत अच्छे से लेकर चलती थी। मेरे भैया और भाभी ने हमेशा ही मुझे और 3 छोटे भाइयों को अपनी औलाद की तरह प्यार दिया। शायद मेरे मम्मी पापा से भी कहीं ज़्यादा मेरी भाभी हम बहन भाइयों से प्यार करती थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी की जिम्मेदारी भैया भाभी के सर डाल दिए थे। तभी से उन्होंने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। इन दिनों मेरे ग्रेजुएशन के पेपर हो चुके थे और आगे मैं नहीं पढ़ना चाहती थी, क्योंकि मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था। इसलिए घर वालों को मेरी शादी की भी जल्दी थी। मैं हर दिन शाम को अपनी मम्मी के साथ अपने घर के आगे बने हुए पार्क में घूमने जाती थी। हम लोग पार्क में वॉक किया करते थे और फिर थोड़ी देर बैठकर वापस घर आ जाते थे। ऐसे ही एक दिन शाम को मम्मी पार्क में टहल रही थी और मैं बैठी हुई थी। तभी पार्क का वॉचमैन एक फूलों का गुलदस्ता मेरे पास रख दिया और कहा कि किसी ने यह मेरे लिए भेजा है। मैं बहुत हैरान हुई कि मेरे लिए यह गुलदस्ता कौन भेज सकता है। मैं सोच में पड़ गई। फिर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। इसके बाद ऐसे ही होने लगा। मुझे रोज़ाना फूल मिलने लगे। धीरे धीरे मुझे भी उन फूलों की आदत हो गई। मैं देखना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जो मुझे रोज़ाना फूलों के गुलदस्ते भेजा करता है। एक दिन मैं छत पर खड़ी थी। तभी मेरी नज़र गली में खड़े उस शख्स पर पड़ी जिसने सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता था। उसने वह फूलों का गुलदस्ता मेरे घर के दरवाजे पर रखा और वहाँ से चला गया। इतनी ही देर में मैं भागकर नीचे घर के दरवाजे की तरफ गई उसको रोकने के लिए, मगर वह लड़का वहाँ से जा चुका था। मैंने सोचा आज तो मैं उसको देख ही लेती कि आखिर कौन है जो मुझे फूलों के गुलदस्ते देता है, पर अफसोस मैं उसको देख नहीं पाई। फिर अगले ही दिन माँ ने मुझे बताया कि मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जब लड़के वाले मुझे देखने आए, उसके बाद ही उनका जवाब आ गया कि उनको लड़की पसंद है। वह जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं उस फूल भेजने वाले शख्स को जानती भी नहीं थी। शायद मेरी किस्मत में वह नहीं था। हैरत की बात यह थी कि जब से मेरा रिश्ता तय हुआ था, शायद उसी दिन उसको पता चल गया था कि मेरा रिश्ता तय हो गया है, क्योंकि वह फूल नहीं भेजा करता था। शुरू शुरू में मैं उदास रहने लगी थी, मगर फिर मैंने अपना ध्यान अपनी शादी की तैयारियों की तरफ लगा दिया। बहुत जल्दी मेरे भैया भाभी ने मेरी शादी अपने पसंद के लड़के से तय कर दी। लड़के का नाम कार्तिक था। हमारे घर वाले काफ़ी ही आज़ाद ख्यालों के थे, इसलिए शादी से पहले मैं कई बार कार्तिक से मिल चुकी थी, मगर मैंने हर बार उसकी यह बात नोटिस की थी कि वह काफ़ी संजीदा रहने वाला और सीधा साधा सिंपल लड़का है। उसको ज़्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं था और ना ही वह आज के ज़माने के लड़कों के जैसा था। इतना घुल मिल कर किसी से बात भी नहीं करता था। मैंने माँ और भाभी से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। सब लड़के शादी से पहले ऐसे ही शर्मीले होते हैं,
लेकिन शादी के बाद सब बदल जाते हैं। अब तुम अपने भैया को ही देख लो। शादी से पहले वह कैसे थे और अब तो वह मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। भाभी की बातों से मेरी काफ़ी हद तक तसल्ली हो गई थी और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी शादी कार्तिक से हो गई। वह बहुत अच्छे थे। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और हम दोनों पति पत्नी थे। आज मेरी शादी की पहली रात थी। सारी रस्में बहुत ही अच्छी तरह से हो गई थी, लेकिन मुझे कार्तिक की कुछ हरकतें बहुत ही अजीब लग रही थी। मैं कमरे में दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर कार्तिक का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में कार्तिक शेरवानी पहने हुए कमरे में दाखिल हुए। वह शेरवानी में बहुत ही हैंडसम लग रहे थे, लेकिन वह बहुत ही तेज परफ्यूम लगाकर आए थे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन आज तो हमारी शादी ही हुई थी, इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। मुझे उनकी परफ्यूम की बहुत ही तेज खुशबू आ रही थी। वह मेरे पास आकर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे। कहने लगे, किरण, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। उनकी इस तारीफ से मैं मुस्कुरा दी। धीरे धीरे हमारी बातों का सिलसिला शुरू होने लगा। तभी उन्होंने मुझे मुंह दिखाई में एक हीरे का प्यारा सा नेकलेस दिया। फिर थोड़ी ही देर में मेरी आंखें नींद से भारी होने लगी और मैं वैसे ही वहीं पर सो गई। सुबह उठी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन कार्तिक ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमको काफ़ी थकान की वजह से नींद आ गई होगी। मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी थी कि वह एहसास रखने वाले हैं। अगले ही दिन मेरी मुंह दिखाई की रस्म थी, इसलिए घर में काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे। उनके साथ बातचीत करना, उठना बैठना, इस वजह से मैं काफ़ी थक गई थी। इसलिए मैं कमरे में आते ही कमर सीधी करने को लेट गई, मगर मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। मुझे सुबह बहुत डर लग रहा था कि कार्तिक नाराज़ होंगे, लेकिन वह नाराज़ थे भी तो उन्होंने मुझे महसूस तो नहीं करवाया था। वह नॉर्मल ही मुझसे बात करते रहे। फिर अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। कार्तिक जब रात को ऑफिस से घर आए तो उन्होंने इतनी तेज परफ्यूम लगा रखी थी कि मेरी नाक में खुजली होने लगी और मुझे छींकें आने लगी थी और मैं फिर से नींद के आगोश में खोने लगी। रात को खाना खाने के बाद हम सोने के लिए लेट गए और सोते ही मुझे बहुत तेज गहरी नींद आ गई थी। बादल गरजने के कारण अचानक से मेरी आंख 4 बजे खुल गई। मैंने देखा तो कार्तिक बेड पर नहीं थे। फिर मैंने उनको आवाज़ दी तो उन्होंने नहीं बोला। मैं हैरान रह गई। मेरी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई। मैं परेशानी से उठी और पूरा कमरा देख लिया, लेकिन कार्तिक का कोई अता पता नहीं था। वॉशरूम में भी चेक किया, लेकिन वह वहाँ भी नहीं थे। मैं डरते हुए दोबारा बेड पर आ गई। बाकी सारी रात मैंने कार्तिक का इंतजार करते हुए गुजारी। सुबह को हॉल में पड़े सोफे पर बैठे हुए कार्तिक को देखकर मैं चौंक गई। मैंने पूछा कि आप कहाँ थे? तो वह कहने लगे कि तुम तो रात में बहुत जल्दी सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सारी रात छत पर बैठा रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि एक बीवी का काम तो पति को खुश रखना होता है और मैं रोज़ 9 बजे ही सो जाया करती हूँ। पता नहीं शादी के बाद मुझे इतनी जल्दी नींद कैसे आने लगी थी। अपने घर में तो मैं रात के 12 बजे के बाद ही सोती थी। यहाँ पता नहीं क्यों कार्तिक के घर आते ही मुझे इतनी नींद के झोंके आने लगे थे। मुझे कार्तिक के चेहरे पर नाराज़गी तो नज़र नहीं आई, मगर मैं उनका नज़रिया समझ गई थी। अगले ही दिन मैं दोपहर में सोकर नींद पूरी कर ली, ताकि रात को जल्दी ना सो सकूं। शाम होते ही मैंने तैयार होना शुरू कर दिया। तैयार होकर मैंने कार्तिक का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह ऑफिस से आए, मैं उनके साथ जाकर बैठ गई और मुस्कुराकर उनको देखने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मेरी तारीफ़ करेंगे, कहेंगे कि तुम बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही हो। मगर शायद उन्होंने तो मुझे ठीक से देखा तक नहीं था, इसलिए मैं उनके एकदम पास में चली गई। मगर यह क्या, उनकी परफ्यूम से तो मुझे छींकें आने शुरू हो गई। कार्तिक ने बहुत तेज़ परफ्यूम लगाई हुई थी, इतनी तेज़ थी कि कुछ ही मिनट में मेरा सर चकराने लग गया और मैं फिर से नींद में होती चली गई। फिर क्या हुआ था मुझे नहीं पता। सुबह उठी तो मेरा सर भारी भारी सा हो रहा था। अचानक मेरी नज़र अपने हाथों और पैरों पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई। मेरे हाथों और पैरों पर सूजन पड़ी हुई थी।
मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह मसला क्या था। कार्तिक भी कमरे में मौजूद नहीं थे। नाश्ते की टेबल पर सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है। मैं घबरा गई और कहने लगी, पता नहीं सूजन हो गई है। मेरी सास कहने लगी कि अपने हाथों और पाँव पर कोई क्रीम वगैरह लगाओ ताकि सूजन खत्म हो जाए। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि अच्छी बीवियाँ पतियों के लिए खूबसूरत होती है। अपनी खूबसूरती में फ़र्क नहीं आने देना, पति काबू में रहता है। इसी तरह कुछ देर बाद कार्तिक बाहर से आते हुए नजर आए। मैं समझ गई थी कि मेरे सोने के बाद बेचारे छत पर चले गए होंगे। मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत थी। वह अक्सर मुझे समझाती रहती थी कि पति को कैसे मुट्ठी में करना है, मगर मैं उन्हें क्या बताती कि हम दोनों तो अभी तक नाम के सिवा एक दूसरे को जान ही नहीं पाए हैं। शादी को 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे और मुझे कार्तिक के साथ धूप छांव जैसे मिजाज की समझ नहीं आ रही थी। कभी वह मेरे साथ बहुत अच्छे हो जाया करते थे और कभी ऐसे अजनबी हो जाया करते थे कि जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। यूं ही एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक मेरे कमरे में कार्तिक दाखिल हुए। मुझे कुछ अजीब सा लगा। वह बहुत ही जल्दी में लग रहे थे। मैं खामोशी से बैठे उन्हें देखने लगी। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर कहीं चले गए और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वह कहाँ जा रहे हैं। मैंने पूछने की कोशिश की तो उसने कहा कि तुम्हें क्या काम है, अपने काम से काम रखो। कुछ ही देर बाद सास ने मुझसे पूछा कि कार्तिक कहाँ है, तो मैं घबरा गई। मैंने अपनी सास को कुछ नहीं बताया और खामोशी से वहीं खड़ी रही। मुझे लगा कि मेरी शिकायत लगाने से मेरा पति मुझसे नाराज़ न हो जाए। वैसे भी ज़्यादातर वह मुझसे नाराज़ ही रहते थे। एक रात मैंने बहुत कोशिश की कि आज मैं नहीं सोऊंगी, मगर फिर कार्तिक के कमरे में आते ही उनकी तेज परफ्यूम की खुशबू से मुझे नींद आ गई। मैंने कार्तिक से अगले दिन कहा कि आप इतनी तेज परफ्यूम लगाकर मत आया करो, शायद इसकी वजह से मुझे नींद जल्दी आ जाती है। मगर मेरी बात सुनकर उन्होंने काफ़ी गुस्से में आकर कहा कि तुम अपनी नींद का इल्ज़ाम मेरे परफ्यूम को क्यों दे रही हो? तुम खुद हर वक्त सोई रहती हो। तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। पति ऑफिस से घर आए तो बीवियां मुस्कुराकर उनका स्वागत करती है, लेकिन तुम तो हमेशा सोती ही रहती हो। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि अच्छी पत्नियां कैसी होती है। उनकी बात सुनकर मैं बहुत रोई, लेकिन इसके बावजूद कोशिश की कि मैं ना सोऊं, लेकिन परफ्यूम की वजह से मुझे नींद आ ही जाती थी और सुबह होते ही मेरे हाथ पाँव में सूजन रहती थी। अब तो मेरी सास को भी कुछ कुछ अंदाजा हो गया था कि हम दोनों में क्या चल रहा है। उन्होंने भी मुझे बहुत सारी बातें सुनानी शुरू कर दी कि मैं अपने पति में दिलचस्पी लेने के बजाय हमेशा सोई रहती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर कमरे में आकर बहुत रोने लगी थी। मैंने शुरू में सारे मामले पर गौर किया। मेरी समझ में तो यही आया कि इस परफ्यूम में ही कुछ गड़बड़ है। इस परफ्यूम में ही कुछ ऐसा है जो मुझे सूट नहीं करता है। मैंने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी सारी परफ्यूम की बोतल को सूंघा, मगर जो परफ्यूम कार्तिक लगाते थे वह कहीं पर भी नहीं थी। इसका मतलब यह था कि वह बाहर से ही लगाकर आते थे। रात को जब कार्तिक घर आए तो फ्रेश होने वॉशरूम में गए, तो मैंने चोरी चुपके उनके बैग की तलाशी ली। तलाशी लेते वक्त मुझे उनके बैग से एक परफ्यूम की बोतल मिली। मैंने जल्दबाजी में उस परफ्यूम को सूंघकर खुद पर छिड़क लिया। अचानक से ख्याल आया कि इसी परफ्यूम की वजह से तो मैं सो जाती हूँ। यह मैंने क्या कर लिया, मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। मेरा पति मुझे बहुत बातें सुनाता था कि मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ, उनका इंतज़ार नहीं करती हूँ, बल्कि उनके आते ही सो जाया करती हूँ। मगर जब भी मैं परफ्यूम का जिक्र किया करती थी, वह गुस्से में आ जाया करते थे और कहते थे कि मैंने भी तो परफ्यूम लगाई है, मुझे नींद क्यों नहीं आती है। उनके ख्याल से मैं बहाने बनाती थी ताकि उनसे दूर दूर रहूं, मगर मैं उनको कैसे समझाती। मुझे भी तो खुद इन सारे चक्करों की समझ नहीं आ रही थी कि परफ्यूम से मुझे नींद क्यों आ जाती है। रोज रोज इसी तरह के ड्रामे से मैं तंग आ गई थी। इसलिए बस एक दफ़ा मैंने ऐसा कर लिया कि इस परफ्यूम वाले राज तक पहुंच सकूं। मैंने कार्तिक के आने से पहले ढेर सारी रुई नाक में डाल ली। कार्तिक आए तो उनके सामने मैंने सोने का नाटक शुरू कर दिया और बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उनको ऐसा लगे कि मैं सो रही हूँ।
जब मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलकर कार्तिक को देखा तो उन्होंने अपने बैग से वही परफ्यूम निकाली और मुझ पर ढेर सारी छिड़क दी। मैं हैरान रह गई। यानी वह चाहते थे कि मैं सो जाऊं और इल्ज़ाम मुझे देते रहते कि मैं जानबूझकर सो जाती हूँ। वह तो शुक्र था कि मैंने नाक में रुई डाल रखी थी और सांस बंद कर ली थी ताकि परफ्यूम का असर मुझ पर ना हो। मुझ पर परफ्यूम छिड़कने के बाद वह खुद नहाने चले गए और नहाकर वह कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मैं खड़ी हुई कि देखूं तो सही कि आखिर वह जाते कहाँ हैं। कार्तिक सारी रात छत पर बैठकर किसी से फ़ोन पर बातें करते रहे। मैं उलझन का शिकार हो गई थी कि आखिर यह क्या माजरा है। वह मुझे खुद से क्यों दूर कर रहे थे और इल्ज़ाम भी मुझ पर ही लगाते थे। आखिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। शायद वह मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं उनके दिल में जगह बनाना चाहती थी। इसलिए अगले दिन मैंने बाजार जाने का फैसला किया था कि अपनी सास के लिए कुछ गिफ्ट ले सकूं, क्योंकि कार्तिक अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। तो मुझे लगा शायद वह मुझसे खुश हो जाएंगे। और मेरी सासू माँ का 50वां बर्थडे भी नज़दीक आ रहा था और मैं उन्हें कोई प्यारा सा तोहफा देना चाहती थी और इसी बहाने उनका दिल मेरे लिए पिघल जाएगा। मैं शॉपिंग मॉल से गिफ्ट खरीदकर निकल ही रही थी कि तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी कार्तिक की कार पर पड़ी। लेकिन मैं यह कार देखकर हैरान हुई कि इस वक्त तो वह ऑफिस में होते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। उसी वक्त कार से एक खूबसूरत सी लड़की कार्तिक के साथ निकली। वह उस खूबसूरत लड़की के साथ एक पिज्ज़ा हाउस में चले गए थे। मैं उनके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वह दोनों साथ में बैठे पिज्ज़ा खा रहे थे। मैं गुस्से से बिना कुछ कहे उन्हें वापस घर आ गई। मैं उस शख्स से प्यार पाने के लिए क्या क्या जतन नहीं कर रही थी और वह दूसरी लड़कियों के पीछे घूमता है। उस दिन तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था कि हो सकता है कि वह लड़की उसके साथ ऑफिस में काम करती हो या फिर कॉलेज की दोस्त हो या फिर उनकी कोई कजन वगैरह हो। यह सोचकर मैंने अपने दिल को झूठी तसल्ली दे दी। मगर कुछ दिनों बाद मैंने उन दोनों को फिर एक साथ देखा। उस दिन मैं अपनी सासू माँ के बर्थडे के लिए स्पेशल केक का ऑर्डर देने गई थी और बाजार से वापस आ रही थी। रास्ते में गाड़ी सिग्नल पर रुक गई थी। मैंने उन दोनों को देखा। वह दोनों एक अस्पताल में दाखिल हो रहे थे। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कार्तिक मुझे धोखा दे रहा है। मेरे होते हुए भी किसी और लड़की के साथ ताल्लुक है उसका। अब मुझे सारी गेम समझ में आने लगी थी। यकीनन मेरा पति मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए हर रोज रात को मुझे सुलाकर उस लड़की के पास चला जाता होगा। मैंने फैसला कर लिया था कि इस राज की तह तक पहुंचकर ही रहूंगी। मैं अपना पति हरगिज किसी और औरत के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि वह जिस औरत के चक्कर में है, मैं उससे निकाल कर ही रहूंगी। उन दिनों मुझे एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा था। मेरी सास आए दिन मुझसे पूछती थी कि बहू, खुशखबरी कब सुना रही हो। मैं सास के ऐसे सवालों से घबरा जाया करती थी, लेकिन कार्तिक को तो जैसे कोई खबर ही नहीं थी। वह अपने कामों में इतने बिजी रहते और तेज परफ्यूम लगाना भी नहीं छोड़ते थे। अब तो मैंने भी जिद में आकर उनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया था और जानबूझकर मैं जल्दी सो जाया करती थी। सारा दिन उलझन में ही गुजरता था। एक दिन इन्हीं सब बातों की टेंशन में मेरा बीपी लो हो गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा था। पिछले 3 दिनों से वह यहीं पर थे। मुझे डॉक्टर की बातें सुनकर खुशगवार हुई, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस डॉक्टर पर पड़ी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। वह तो वही लड़की थी जिसको 2 बार मैं अपने पति के साथ देख चुकी थी। वह डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। मुझे तो थोड़ी देर पहले अपने पति की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई थी। अब समझ में आ गया था कि क्यों वह 3 दिन तक यहाँ पर रहे थे। यकीनन इस डॉक्टर की वजह से। इस डॉक्टर के करीब रहने का उन्हें एक अच्छा मौका जो मिल गया होगा। मेरी तबीयत ठीक हुई थी तो मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आ गए। आ सकता था। कहने लगे और यही बात मेरे दिल हमारे साथ रहो। उनके साथ मैं अपने मायके चली गई। अपने कमरे में आकर मैंने अलमारी से कपड़े निकाले तो बहुत से सूखे हुए फूलों को देखकर मुझे याद आ गया कि कोई दीवानों की तरह मुझे रोज फूल भेजा करता था
और मैं आज जिसको चाहती हूँ उसको मेरी कोई कदर ही नहीं थी। पापा मुझे दोबारा अस्पताल लेकर गए क्योंकि डॉक्टर ने मुझे चेकअप के लिए 1 हफ्ता बाद बुलाया था। मैं अभी पापा के साथ कॉरिडोर में बैठी ही थी कि मैंने कार्तिक को उसी डॉक्टर लड़की के साथ उस कमरे में जाते हुए देखा। उस लड़की की गोद में एक बच्चा भी था। यह देखकर मेरा दिल दुख से भर आया। मैं बीमार थी और मेरा पति अपने ही चक्कर में लगा हुआ था। मैं वहाँ से भागकर गाड़ी में आकर बैठ गई और रोने लगी। पापा बेचारे मुझे देखकर बहुत परेशान हुए और कहने लगे कि क्या हो गया, अब चेकअप नहीं करवाना? मैंने कहा कि नहीं, फिर कभी करवा लूँगी, मुझे अभी बहुत घबराहट सी हो रही है। पापा कहने लगे, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा घर जाने का मन हो रहा है। खैर, तभी हम घर वापस आ गए। घर आकर मैं गुस्से में जलती रही। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस लड़की को गायब करवा दूं, क्योंकि मेरा पति उससे पीछा छुड़ाकर सिर्फ मेरा होकर रह जाए। अगले ही दिन मैं मम्मी को बताकर अस्पताल चली आई। मेरा इरादा था कि उस डॉक्टर से आज अच्छे से बात करूंगी। रिसेप्शन से पता चला कि वह डॉक्टर कैंटीन में है। मैं वहां उसके पास गई तो वह मुस्कुराकर खड़ी हो गई और मेरा हाल पूछने लगी और अपने साथ खड़े हुए आदमी की तरफ इशारा करते हुए मुझसे बोली, यह मेरे हस्बैंड है और यह मेरी प्यारी सी बेटी है। उसने कुर्सी पर बैठी हुई 4 साल की बेबी को उठाते हुए कहा, जो मैंने कल उसकी गोद में देखा था। वह मेरी ओर हैरानी से देखकर हंस पड़ी और कहने लगी कि हम दोनों की पसंद की शादी है। किसी को लगता ही नहीं है कि मैं एक बच्ची की माँ भी हूँ। पर मुझे उससे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो समझ रही थी कि वह मेरे पति पर डोरे डाल रही है। वह तो खुद शादीशुदा थी और एक बच्ची की माँ थी और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश लग रही थी। फिर कार्तिक के साथ उसका क्या ताल्लुक था? वह कहने लगी कि कार्तिक हर वक्त तुम्हारी ही बातें करते रहता है। तुम बीमार थी तो उस बेचारे ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें कार्तिक जैसा पति मिला। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। मैंने उसे कहा कि कार्तिक तो मेरी तरफ देखना तक पसंद नहीं करते हैं। वह मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हें अभी हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता है, जाओ जाकर सच मालूम करो। उसकी यह बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वाकई मुझे खुद सच मालूम करना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब मैं वापस अपने ससुराल चली जाती। मैं अस्पताल से ससुराल वापस चली आई। मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने उनसे कहा कि कार्तिक को मत बताइएगा कि मैं घर वापस आ गई हूँ। कार्तिक को मालूम नहीं था कि मैं घर आ गई हूँ, इसलिए आज जब वह कमरे में आए तो उन्होंने परफ्यूम नहीं लगाई थी। अचानक से मैं उनके सामने आ खड़ी हुई थी। मुझे कमरे में देखकर वह घबरा गए और कहने लगे कि तुम यहाँ? मैंने कहा कि हाँ, आप खुद ही तो कहते हैं कि मैं आपके आने से पहले ही सो जाती हूँ, इसलिए आज आपकी सारी शिकायतें खत्म करने को सोच रही हूँ। कार्तिक घबराकर कहने लगे, तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं गुस्से में अपने मायके वापस जाने के लिए अलमारी से कपड़े निकालने लगी। तभी कपड़े के साथ एक लिफाफा नीचे गिरा। ना चाहते हुए भी मैंने उस लिफाफे को उठा लिया। वह किसी अस्पताल का लिफाफा था। शायद मेरी ही रिपोर्ट होगी, यही सोचकर मैंने उसे खोल लिया। लेकिन जैसे जैसे मैं रिपोर्ट पढ़ती गई, मेरे कदमों तले से जमीन निकलती गई। वह रिपोर्ट तो कार्तिक की थी, उसे कैंसर था। यह सारी हकीकत जानकर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और मैं जमीन पर गिर गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सच है। मैं भागते हुए कार्तिक के पीछे स्टडी रूम में गई और मुझे एक और धक्का लगा, यह देखकर कि उनके स्टडी रूम में हर तरफ मेरी ही तस्वीरें लगी हुई थी और वह सारी उस मौके की थी जब वह मुझे फूल भेजा करते थे। इसका मतलब यह था कि वह फूल भेजने वाला लड़का कार्तिक ही थे। यह जानकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा और उनके सामने जाकर उनकी रिपोर्ट रख दी। मैंने रोते हुए पूछा कि यह सब आखिर क्या है? तुमने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? उन्होंने शर्मिंदगी से कहा कि एक बार मैंने तुम्हें शॉपिंग मॉल में देखा था, तभी मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा था और तुम्हें पसंद करने लगा था। और उसी दिन मैंने तुम्हारे घर तक तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारा घर देख लेने के बाद मैं ही तुम्हें वह फूल भेजा करता था और तुम्हारी तस्वीर खींचकर स्टडी रूम में लगा लिया करता था। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया।
मगर शादी तय हो जाने के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, जो कि अभी शुरुआती है और इसका इलाज हो सकता है। इसलिए मैंने किसी को भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। मुझे उम्मीद थी कि मैं शादी से पहले ही पूरी तरह से अपना इलाज करवा कर ठीक हो जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अभी 6 महीने और मेरे इलाज में लगेंगे। तुम्हें पता न चले इसलिए मैं रोज रात को बेहोशी वाली तेज परफ्यूम लगाकर कमरे में आता था, ताकि तुम्हें नींद आ जाए और तुम सो जाओ। और खुद मैं उसी वक्त नहा लेता था, जिससे मुझ पर उस परफ्यूम का असर खत्म हो जाता था। मैं चाहता था कि मैं सही सलामत बिल्कुल ठीक हो जाऊं, तभी तुम्हें यह सब बताऊंगा। मैंने सोच रखा था कि अगर मैं बिल्कुल ठीक ना हो सका तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खराब ना हो। तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए थी। और वह डॉक्टर मेरे बचपन की दोस्त है। वह स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी। आज वह एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। मेरा इलाज उसके अस्पताल में हो रहा है और वही मेरा इलाज कर रही है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर शक कर रही हो। तुमने हमें उस दिन पिज्ज़ा खाते हुए देख लिया। तुम उसी वक्त हमें देखकर वापस चली आई और न जाने क्या क्या सोचती रही मेरे बारे में। अपने पति के मुंह से यह सारी बातें सुनकर मैं दंग रह गई थी। वह दूसरे को तकलीफ से बचाकर रखे हुए थे। उन्होंने किसी को भी पता नहीं लगने दिया था कि वह बीमारी से लड़ रहे हैं। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि आप ठीक हो जाओगे, और नहीं हुए तो भी मैं आपके साथ ही रहूंगी, हमेशा हर कदम पर आपका साथ दूंगी। और मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैं उसके बारे में इतना गलत सोच रही थी। अब मैंने उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैं उनकी दिन रात सेवा करने लगी, अच्छे अच्छे खाने पीने के साथ अच्छी अच्छी बातें करने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में कार्तिक एकदम से ठीक हो गए। आज हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। खुशियाँ और गम तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे को हमेशा ही सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए।